के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमने पहले 2 लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ बेसिक एप्लीकेशंस को डिस्कस किया और ये डिस्कस किया कि चार्जेस एक दूसरे के साथ क्या सलूक करते हैं। अगर कोई चार्ज है तो वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा या तो अट्रैक्शन की होगी या फिर रिपल्शन की होगी, न्यूट्रल बॉडी पर वो कुछ नहीं करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चार्ज ये काम क्यों करता है, मसला क्या है उसके साथ, चार्ज है क्या। वेरी बेसिक क्वेश्चन है, ये सबसे पहला सवाल होना चाहिए था, लेकिन पहले हमने ये डिस्कस कर लिया कि चार्ज करते क्या है और अब ये डिस्कस करने वाले हैं कि चार्ज होता क्या है। और अगर कोई चार्ज है, इस नाम की कोई शय है, तो वो अट्रैक्ट या रिपेल क्यों करते हैं जनाब आली आपस में। तो पहला वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज अ चार्ज। जनाब आली ये क्वेश्चन अभी भी मिस्टीरियस है। वो आपने इससे पहले फर्स्ट ईयर में 5वें चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी, वो बिटवीन द 2 मैसेज है, 2 मैसेज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसे हम ग्रेविटी का नाम देते हैं। तो वो क्यों है, जब हमने वहां पे डिस्कस किया था कि 2 मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है इनके दरमियान, हमने उसे नाम दिया कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैसेज की, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सानू नहीं पता, इसका मतलब ये होता है कि ये उसकी पैदाइशी है, उसके साथ ही है और ये कम नहीं हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती, और ये इसकी नेचर है कि ये ऐसा है। तो इसी तरह से चार्ज होना भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। देखिए ये 2 अलग अलग बातें हैं। जब हम कहते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज आ गया, या हम ये कहते हैं जनाब कोई चार्ज पार्टिकल है, किसी बॉडी पर चार्ज है, कोई चार्ज वाला बॉडी है या उस पर चार्ज आ गया, वो जो चार्ज आ जाना है वो इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से या इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से हो सकता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि फलां चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, बुनियादी पार्टिकल है, उस पर चार्ज है, तो वो चार्ज क्या है और क्यों है। क्यों है का जवाब हमारे पास अभी तक नहीं है। हम कहते हैं कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये उसकी नेचर है, बस है। आप कहीं सड़क पे जा रहे हों और आपकी टक्कर हो जाए, कोई मोटरसाइकिल या साइकिल वाला आपको टक्कर मार दे, और जब आप उससे पूछें कि भाईजान आपने ऐसा क्यों किया है, वो कहेगा जा कर लिया, जा कर ला जो करना। तो आप उसे कहते हैं यार इसके मत्थे ना लगो, ये है ही वो आदमी जिसके लिए पंजाबी में कहते हैं कि चबड़ ये आदमी है, इडियट आदमी, नॉनसेंस आदमी है। अब विदाउट नो एपरेंट रीजन उसकी नॉनसेंस आपको जाहिर हो गई। तो अब आप कहते हैं जनाब ये है ही ऐसा, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो जब हमसे पूछा जाएगा जनाब कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्यों है, हम कहेंगे जनाब कि ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। प्रोटॉन पर चार्ज क्यों है, इसका जवाब हमारे पास मौजूद है, वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, ये बहस हम बाद में करेंगे कभी। लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल पे चार्ज, न्यूट्रिनो पे चार्ज अगर है, म्यू और पे है, पाई और पे है, इलेक्ट्रॉन पे है, तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि उन पे चार्ज क्यों है। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि जैसे मुसलमान कहते हैं कि जो अल्लाह को मंजूर, हम यही कह सकते हैं जनाब कि ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बस है, ठीक है जी, इससे आगे कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसे जैसे हम पिछले साल किसी लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया होगा कि जनाब ये वाइट कलर है, तो ये वाइट क्यों है, हम कहते हैं बस जी इसका नाम रख दिया गया, दैट्स ऑल। तो ऐसे ही किसी बॉडी पर चार्ज अगर है तो वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ना ही हम उसे कम कर सकते हैं, ना ही ज्यादा कर सकते हैं, और ना ही हमारा कोई उस पर कंट्रोल है, बस वो है तो है। चलो जी, एक बात तो ये हो गई कि चार्ज होना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चलो ठीक है, लेकिन चार्ज है क्या। मैथ्स का तो है ना कि वो कितना भारा है या कितना हौला है, लेकिन चार्ज क्या है। जनाब अली जब ऑब्जर्वेशन की गई, ऑब्जर्व किया गया कि जनाब कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट, याद रखें
कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, मतलब उनका मैस है, मैटर है कि वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अदर देन ग्रेविटी है। दो पार्टिकल हैं, इनका कोई मैस है, इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन इनके अलावा भी एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकती है जिसका कोई ताल्लुक ग्रेविटी से नहीं है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है, वो कूलम फोर्स कहलाती है, और इसका ताल्लुक इनके चार्ज होने से है। अगर चार्ज है तब वो दूसरी नेचर सामने आ सकती है। हाँ, ये है कि मैस लाजमी है, मैस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लाजमी है, लेकिन चार्ज होना लाजमी नहीं है। तो मैस के अलावा जो दूसरी फोर्स है जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, वो दूसरी फोर्स इन पार्टिकल्स के दरमियान होना या ना होना जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर है तो इसका मतलब है कि ये दोनों चार्ज हैं, दोनों में से किसी एक पर चार्ज है, दूसरे पर नहीं है, तो इनके दरमियान वो वाली फोर्स जो अदर देन ग्रेविटी है वो मौजूद नहीं होगी। अगर चार्ज है, दोनों पर है, तो फिर ये अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो जनाब अदर देन दो पार्टिकल्स के दरमियान अगर अदर देन ग्रेविटी कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मौजूद है, तो उसकी वजह चार्ज होना है या उसकी वजह चार्ज होना हो सकता है। ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स कहलाती है। चार्ज भी कह लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी, जो लफ्ज भी आप इसके लिए इस्तेमाल करना चाहें। यूनिट इसके कूलम है और क्यू से आमतौर पे स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से लिखा जाता है। तो जनाब अदर देन ग्रेविटी अगर पार्टिकल्स के दरमियान एक और तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन पाई जाए तो ये कहलाती है जनाब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, और इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट्स ऑन दैट पार्टिकल्स। अब सवाल ये पैदा होता है जनाब के चार्जेस अगर तो सिर्फ अट्रैक्ट करें, अगर सिर्फ रिपेल करें, तो इसका मतलब है कि जनाब ये एक ही हैं, तो या तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है या फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जाती है। तो अगर दोनों तरह की फोर्स ही पॉसिबल हैं, या तो अट्रैक्शन की या फिर रिपल्शन की, इसका मतलब है कि कम से कम दो तरह के चार्जेस होंगे, कम से कम दो तरह के चार्जेस होंगे कि एक सूरत में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और दूसरी सूरत में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अब ये कैसे पता चला कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं? तो जनाब ऐसा हुआ कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसके रिजल्ट से पता चलता है। अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपने मैट्रिक में कहीं पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में ही कि जनाब जब आप शीशे की सलाख को या लोहे की सलाख को या प्लास्टिक के रॉड को एबोनाइट के करीब लेके आए, या जनाब वाली आप कॉटन के साथ रेशमी कपड़े के साथ रगड़े, लो जी ये मैं रुमाल उठाता हूँ, पहले सीना साफ करता हूँ, उसके बाद लो जनाब ये आपने रगड़ लिया पोला पोला, इसको फ्रिक्शन की वजह से इस पर चार्ज आ गया। मैंने क्या किया, कॉटन के कपड़े से प्लास्टिक के रॉड को ऐसे करके रगड़ा जी, चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसी कपड़े के साथ इसी जैसा एक और रॉड भी लेता हूँ, इसको भी रगड़ता हूँ, ठीक है जी। अब दोनों के साथ बिल्कुल एक जैसा सलूक किया गया है मोअज़्ज़ज़ ख़ातिनो हज़रात। जब बिल्कुल एक जैसा सलूक किया गया है तो अगर ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी नेचर बिल्कुल सेम है, क्योंकि एक जैसा सलूक जो किया गया। अगर एक को रगड़ा जाता कॉटन के कपड़े से, दूसरे को रगड़ा जाता रेशमी कपड़े से, एक होता लोहे का दूसरा होता प्लास्टिक का, तब हम कहते हैं कि जनाब ये तो अपोजिट मामला हो सकता है। यहाँ पर तो अब ये कन्फर्म हो गया कि एक जैसा सलूक किया गया है तो सेम टाइप के एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अदरवाइज दूसरी सूरत हाल आपको अब अंदाजा लगाना आसान होगा कि अपोजिट नेचर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और चार्जेस के लिए दो तरह के चार्जेस अगर हैं तो उनका नाम क्या रखा गया, मजे की बात देखें। देखिए जी एक बात तो पक्की हो गई कि चार्ज होना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसी एलिमेंट्री पार्टिकल पर कितना चार्ज है या नहीं है, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यू कैन नॉट कंट्रोल इट। आप उसको कम नहीं कर सकते, आप उसको ज्यादा नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बस ये है।
ऐसे ही बहुत सारे लोगों को ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ता है, ये सोच के या ये समझ के कि छोड़ो यार है ये दादा बस की करिए। वो डायलॉग आपने सुना होगा मेरा क्लास में कि दिल तक आता तेन मार दिया पर की करा तू मेरी औलाद है। बस वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ही है कि अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही गुजारा कर लो और कुछ नहीं हुआ। तो जनाब दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? ये मैथमेटिकल पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है जनाब। नाबी अली अमेरिकन साहब थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आज भी अमेरिका में किसी डॉलर के नोट पे उनकी फोटो मौजूद है। उन्होंने जनाब सबसे पहले चार्ज के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव का लफ्ज इस्तेमाल किया, पॉजिटिव या नेगेटिव का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। सबसे पहले दो तरह के चार्ज हैं, उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव कह दिया। अगर वो चिट्टा काला कह देते तो आज हम कह रहे होते कि इलेक्ट्रॉन पे सफेद चार्ज है और प्रोटॉन पे काला चार्ज है। उच्चा नीवा भी हो सकता था, इलेक्ट्रॉन पे उच्चा चार्ज है और प्रोटॉन पे नीवा चार्ज है। सीधा पुट्ठा भी कह सकते थे, नीला चिट्टा भी कह सकते थे, सीधा मीधा भी कह सकते थे। जो नाम रख दिया गया अब हमारी मजबूरी है, मेरा जो नाम रख दिया गया, आपका जो नाम रख दिया गया, बस आप उसी पे फख्र करना मजबूरी है, हालांकि कोई वजह नहीं है। वो एक दफ़ा बड़ी मज़े की बात हुई, कहीं फेसबुक पे मैंने देखा, वो जैसे आजकल अक्सर पोस्ट फिला करती हैं, कहते हैं जनाब फलां महीने में पैदा होने वाले लोग लेजेंड होते हैं। तो मैंने नीचे सवाल किया कि जनाब आपके इस महीने में पैदा होने में क्या आपका कोई कंट्रीब्यूशन है? अगर है तो फिर तो आप फख्र करें, अगर जस्ट बाई चांस है तो फिर तो आपका तो फख्र करना कोई नहीं बनता। तो ऐसे ही जनाब दो तरह के चार्जेस हैं, इनको कोई नाम रखना था, जिसने नाम रखा, जिसने इनको सबसे पहले डील किया या डिस्कस किया, उसने इनका नाम रख दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम भी इनको इसी नाम से पुकार रहे हैं। तो ये कोई मैथमेटिकल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये बस उनका नाम है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट गिने जाते हैं, तो इसलिए ये भी नाम रख दिया गया। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज तीन तरह के पार्टिकल हो सकते हैं, एक वो जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे वो जिन पे नेगेटिव चार्ज है, और तीसरे वो जो के न्यूट्रल हैं, जिन पे कोई चार्ज नहीं है। तो हमारे जेर बहस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, दोनों सेम नेचर वाले, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लो जनाब अली, ये बात तो तय हो गई कि व्हाट इज अ चार्ज। चार्ज होना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है अदर देन ग्रेविटी। इट मे बी, जरूरी नहीं है कि लाजमी हो, मे बी हो सकता है कि किसी पार्टिकल पर ग्रेविटी के अलावा कोई पार्टिकल एक ऐसी खसूसियत का हामिल हो जिसकी वजह से वो अपने जैसे, जिसके पास वैसी खसूसियत हो, अपने जैसे किसी दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। तो अगर तो अदर देन ग्रेविटी की वैसी प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल में जिसकी वजह से वो अपने जैसे किसी दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, तो ये प्रॉपर्टी चार्ज होना या चार्ज कहलाती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये बात तो तय हो गई कि चार्ज होते क्या हैं, बस हमने तसल्ली दे दी आपको। इसका मतलब ये है कि बस होते हैं, देयर इज नो जस्टिफिकेशन के चार्ज होना किस वजह से है, बस है। चलो जी ठीक है, लेकिन किसी मॉलिक्यूल पर चार्ज होना ये तो आप साबित कर सकते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा या इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्यों है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन, कोई हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल क्यों करता है, वजह क्या है, हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क्स। सवाल है हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क्स, कैसे काम करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। जनाब अली होता ये है कि अब मैं हूं, मैं आपके सामने हूं लेकिन नहीं हूं। आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए आप मुझे एज ए टीचर फील कर रहे हैं या कर रहे होंगे। आजकल अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपकी सेकेंडरी क्लास भी चल रही है और फर्स्ट ईयर क्लास भी चल रही है। फर्स्ट ईयर वालों से मुझे खासा गिला रहता है हमेशा ही कि वो ध्यान से लेक्चर नहीं देखते, ऑब्जर्व हो जाता है, ना कोई सवाल पूछते हैं और ना ही बंदे दे पोते बंदे दी धी बन के काम करते हैं।
वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि आप लोग पिछले साल से पढ़ रहे हैं, आपके साथ लाइव इंटरेक्शन हो चुका है, आपने डिसिप्लिन मैनेज करना भी देखा हुआ है, रूल्स भी भुगते हुए हैं, तो आप पे इंप्रेशन जरा और तरह का होगा। लेकिन जो बिल्कुल नया एक देखने वाला है, उसे नहीं पता कि ये जो भाई सामने खड़ा है ये असल में क्या कर रहा है, उसे सिर्फ यही अल्फाज ही सुनाई दे रहे हैं या ये मुंह दिखाई दे रहा है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं उसकी वाकफियत नहीं है। तो वो जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, चूंकि उन्होंने लाइव इंटरेक्शन नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ रिकॉर्डेड शक्ल में नुमान साहब को देखा है, तो इस तरह से इंप्रेशन जनरेट शायद नहीं हो सका जितना एक टीचर का होना चाहिए, इसलिए वो बात भी ऐसी मानते हैं। फिर दिल की तो मान ली, ना दिल की तो ना मननी। तो सबसे पहले अपनी बात मनवाने के लिए बीइंग अ टीचर सबसे पहले ये मनवाना जरूरी है कि मैं आपका उस्ताद हूं, कि मैं आपका भी उस्ताद हूं। तब जाके आप बात मानने की पोजीशन में आएंगे, तब जाके आप बात मानने को आपका दिल करेगा। अब किसी भी बंदे को जाके पहले दिन जाके कह दे उठ जा भाई जुर्माना दे, चल दौड़ जा, आपको उससे पहले ये बात मनवाना पड़ेगी कि जो आपको फाइन देने को कह रहा है या जो आप एक डिसिप्लिन इम्पोज कर रहा है उसका ये राइट है, उसे वो राइट तस्लीम करना होगा, उसे वो हक तस्लीम करना होगा, उसके बाद ही आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। तो पहले मरहले में जब आप क्लास में आते हैं तो कोई बात सुना के, कोई कहानी सुना के, कोई लेक्चर वगैरह दे के पहले बेटा जी ये बात मनवाई जाती है, एक्सेप्ट कराई जाती है कि मैं आपका टीचर हूं, मैं आपका उस्ताद हूं। पहले आपके दिल में उस्ताद होने की हैसियत से अपनी जगह बनाई जाती है, फिर आप बात मानते हैं। अब किससे बात मनवाई जा सकती है? जो स्टूडेंट है या जो टीचर है, जिसका ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने से है। जिसका ताल्लुक ही कोई नहीं पढ़ने पढ़ाने से, जो उस्ताद ही नहीं मानता, वो कहते सड़क पे एक दफा ऐसा हुआ कि एक बंदा बैठा था चारपाई डाल के, उनका पी रहा था, मोटरसाइकिल पे एक बंदा गुजरा, बाइक रोकी, उतर के आया, सलाम दुआ किया और सलाम दुआ की और उससे पूछा भाईजान मैं यहाँ से गुजर जाऊँ? कहता नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो लंघना तो मेरे तो मिट्टी पैनी है। कहता जनाब मुझे तो आपने रोक लिया, जो इतने सारे लोग यहाँ से गुजर रहे हैं इनको तो आपने कुछ नहीं कहा। कहता इन्होंने कहा मेरे को पूछा, तो उन्होंने उन पे उसका असर ही नहीं, वो उसके असर को कबूल करने पे आमादा ही नहीं। तो जब आप पे किसी टीचर का असर ही नहीं होगा, इंप्रेशन ही नहीं होगा, आप टीचर को टीचर के तौर पे कंसिडर नहीं करेंगे, तब आप बात भी नहीं मानेंगे, तब आप उनके ज़रिए असर भी नहीं आएंगे। पहले अब्बा जी को अब्बा जी तो माने ना, तो अब्बा जी की बाद में मानेंगे, खुदा को खुदा मानेंगे, फिर उसकी अथॉरिटी को मानेंगे, फिर उसकी बात मानेंगे। जो बंदा खुदा को ही नहीं मानता तो वो उनकी अथॉरिटी को ही चैलेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो फिर बात कैसे मानेगा? मान ही नहीं सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जनाब इसी तरह मतलब ये कि मैंने बीइंग अ टीचर पहले अपना इंप्रेशन जनरेट करना है आप पर, फिर उसकी मदद से मैं जो आप पे रोब डाल लेता हूँ, डांट डपट कर लेता हूँ, अपने टीचर होने की वजह से डांट लेता हूँ, और कोई खास वजह और कोई वजह बिल्कुल ही नहीं है। इसी तरह से एक चार्ज ने पहले अपना चार्ज होना मनवाना है, तो होगा ये कि यहाँ पे जो चार्ज मौजूद है ये क्या करेगा? देखिए मेरा असर खास तौर पे फिजिक्स वालों पे जरा ज्यादा होता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट होगा उस पर मेरा इफेक्ट या इंप्रेशन होगा, ज्यादा होगा। जिसका ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने से ही नहीं है उस पर मेरा असर नहीं होगा। तो मैंने टीचर होने की हैसियत से अपना एक रोब सा बना रखा है, यूं कह लीजिए आप। और ये किन पर है? स्टूडेंट्स पर है, और घर में तो नहीं चलता। तो जनाब इसी तरह से एक चाइल्ड पार्टिकल है, इसने क्या किया है? इसने अपने सराउंडिंग रीजन में अपना फील्ड जनरेट किया हुआ है। लो जनाब ये लफ्ज आपने पहले सुना हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड, फर्स्ट ईयर में चौथे चैप्टर में। क्या था वो कि जमीन के इर्द गिर्द, जमीन का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? जमीन के इर्द गिर्द वो हिस्सा सराउंडिंग रीजन में जहां तक इसकी फोर्स का असर महसूस किया जा सके। जब हमने आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी तो उसमें क्या बात हुई थी बेटा जी कि स्पेस टाइम को कर्व कर देती है ग्रेविटी, और ग्रेविटी जितना मैस है उतना ही स्पेस टाइम को कर्व करती है। तो जनाब अगर मैस ज्यादा होगा, कर्व ज्यादा किया जाएगा स्पेस टाइम को, ज्यादा हिस्से में कर्व बन जाएगी, स्पेस टाइम कर्व हो जाएगी ज्यादा हिस्से में, तो इसका मतलब है कि उसका फील्ड ज्यादा दूर तक अमल करेगा।
जितना ज्यादा असर होगा उतना ही फील्ड ज्यादा दूर तक होगा या ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो जनाब आली जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिस तरह से हर एक मैसिव बॉडी ने अपना फील्ड जनरेट किया हुआ है, इसी तरह से हर एक चार्ज पार्टिकल ने भी अपना फील्ड जनरेट किया हुआ है। हर एक चार्ज पार्टिकल दो मरहलों में इंटरेक्ट करेगा। हाउ चार्जेस इंटरेक्ट, यही सवाल है जो अभी मैंने कहा। चार्जेस इंटरेक्ट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे काम करेगी, ऐसे कि हर एक चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग रीजन में, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, चलें इतने हिस्से में अपना फील्ड जनरेट करेगा। हर चार्ज पार्टिकल का अपना फील्ड होगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, और इस फील्ड के जरिए उसने इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्ट करना है फील्ड के जरिए। ये एक और चार्ज पार्टिकल है। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इनका फील्ड और तरह का है। ये नेगेटिव है तो इसका फील्ड और तरह का है। जब दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे, इसका मतलब है कि दरमियान में दोनों के फील्ड एक जैसे होंगे। नतीजा क्या होगा, दरमियान में ओवरऑल फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो दरमियान से बाहर को धक्का पड़ेगा, रिपल्शन होगी। एक जैसे चार्ज रिपेल क्यों करते हैं, जवाब हो गया। अपोजिट टाइप के चार्जेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं, एक का फील्ड और तरह का है, दूसरे का फील्ड और तरह का है, दोनों फील्ड दरमियान में एक दूसरे को अपोज करेंगे, कैंसिल करेंगे, दरमियान में फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, साइडों में ज्यादा है, नतीजा क्या होगा, बाहर से अंदर को धक्का पड़ेगा, अट्रैक्शन हो गई। अपोजिट टाइप के चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो जनाब आली अब किसी भी चार्ज के फील्ड को हाउ चार्जेस इंटरेक्ट, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, पहले वो अपना फील्ड जनरेट करते हैं, तो जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो असल में उनके फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो रिजल्टेड फील्ड की स्ट्रेंथ दरमियान में कम या ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। तो जनाब अब हम एक चार्ज का फील्ड चेक करते हैं। हमने दो बातें चेक करना है कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, और अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो इसके फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। चार्ज की मिकदार, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितनी ज्यादा होगी फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और चार्ज की मैग्नीट्यूड जितनी कम होगी फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी जी। तो जनाब आली हमने देखना है कि ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है और कितना स्ट्रॉन्ग इसका फील्ड है। कैसे चेक करेंगे, चार्ज को चार्ज ही चेक कर सकता है। क्लास में स्टूडेंट आते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि अच्छा बेटा जी आप बैठें क्लास अटेंड करें, या आजकल हम कहते हैं कि वर्चुअल क्लासरूम में ऐड हो जाए और 2-4 लेक्चर लें, उसके बाद बताइएगा क्या सूरत हाल। कौन चेक कर सकता है कि नुमान साहब क्या पढ़ाते हैं और कैसा पढ़ाते हैं, वो चेक करेगा जिसका ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने से है, जिसका ताल्लुक फिजिक्स से है, जो कि या तो स्टूडेंट है या कोई टीचर है, मतलब दोनों सूरतों में जिसका ताल्लुक इस सब्जेक्ट के साथ है, जिसने कभी पढ़ाया है या जिसने कभी पढ़ा है, वही चेक कर सकेगा कि ये क्या काम करते हैं और कैसा काम करते हैं। तो एक चार्ज के फील्ड को चार्ज वाला ही समझ सकता है, गूंगे दी रमजन गूंगा ही जाने। तो जनाब चार्ज के फील्ड को चार्ज वाला ही चेक कर सकता है। तो एक चार्ज पार्टिकल हम सेंड करेंगे इसका फील्ड एस्टिमेट करने के लिए, फील्ड को टेस्ट करने के लिए, एक चार्ज के फील्ड को टेस्ट करने के लिए एक चार्ज ही इस्तेमाल किया जाएगा और उसका नाम होगा टेस्ट चार्ज। व्हाट इज मेंट बाय टेस्ट चार्ज? अ चार्ज यूज्ड टू टेस्ट एनी अदर पार्टिकल्स फील्ड इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज। कैसा होना चाहिए टेस्ट चार्ज को? इसने चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के फील्ड को इसने टेस्ट करना है। टेस्ट करना है मतलब चेक करना है। तो जब इसने किसी दूसरे चार्ज के फील्ड को चेक करना है या टेस्ट करना है तो ये खुद कैसा होना चाहिए जनाब? देखें जी, पहली शर्त तो ये है कि टेस्ट चार्ज की इट शुड बी स्मॉल, इट शुड स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। ये खसूसियात या प्रॉपर्टीज हैं टेस्ट चार्ज की।
ये छोटा सा होना चाहिए। क्यों? देखें जी, अब ये और एक ये बड़ा सारा चार्ज है, अगर हम ये टेस्ट चार्ज कह लें, ये टेस्ट चार्ज है, दिस इज ए टेस्ट चार्ज। तो अगर ये टेस्ट चार्ज है, देखिए हम पिछले लेक्चर में कूलम लॉ वाले में ये बात बेटा कर चुके हैं कि दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, ये म्यूचुअल फोर्स है। ये क्या है? म्यूचुअल फोर्स है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप दीवार में जाके टक्कर मारे, एक्शन और रिएक्शन की फोर्स होगी, आप दीवार पे एक्शन करेंगे, दीवार आप पे रिएक्शन करेगी। जितना आप दीवार पे फोर्स लगाएंगे, दीवार भी आप पर उतनी ही फोर्स लगाएगी। फोर्स बराबर लगेगी, लेकिन उस फोर्स का नतीजा बराबर होना जरूरी नहीं होता। क्यों भला? आपने दीवार को टक्कर मारी, उसका तो गया कुछ नहीं। रिएक्शन के तौर पे जब दीवार ने आप पर फोर्स लगाई, आपका इंशाल्लाह बचेगा कुछ नहीं। फोर्स का नतीजा होना एक और बात है, फोर्स बराबर होना एक और बात है। तो ये म्यूचुअल फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, जो जनाब म्यूचुअल फोर्स लगाएंगे, ये इस पर जितनी फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर इतनी ही फोर्स लगाएगा। लेकिन ये नन्ना मुन्ना सा है, ये बहुत बड़ा है, इसके मुकाबले में असर इस पे ज्यादा होगा। ये टेस्ट चार्ज इसके करीब जाएगा, रिपल्शन होगी, ये तो इसको शायद धक्का ना मार सके, तो ये इसको इतना धक्का मारेगा कि जनाब ये इसको चेक करना है, ये दौड़ के यहाँ पे आ जाएगा। एक बच्चे ने सवाल किया पिछले दिनों कि जनाब अगर जमीन के और मेरे दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसी है, तो हम जमीन की तरफ क्यों जा रहे हैं, जमीन हमारी तरफ क्यों नहीं आ रही? वो मैं कहा जनाब फोर्स तो म्यूचुअल है, एक जैसी दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, उसका नतीजा एक जैसा होना जरूरी नहीं है। अब हुआ ये कि आपने इस टेस्ट चार्ज को भेजा इस चार्ज को चेक करने के लिए, या इस जगह को चेक करने के लिए, जाके देख के आओ कि यहाँ पे कोई चार्ज मौजूद है कि नहीं है। ये करीब गया, ये इससे रिपल्शन खा के यहाँ दौड़ गया, ये इसको तो पता ही नहीं चला, ये वापस आ गया, हमें बताएगा कि भाजी वहां तो कुछ नहीं है, हालांकि यहाँ पे था। इसकी टेस्टिंग में मसला था। टेस्टिंग में मसला क्या था? कॉलेज में या अकेडमी में हम बैठे हुए, किसी ने आके बताया कि ये फलां जगह पे फलां कूलर के पास एक स्टूडेंट ठंडा पानी ज़ाया किए जा रहा है। हम दौड़ के जाते हैं, मैं जब जाता हूँ तो उसको पता चलता है कि नुमान साहब आ रहे हैं, वहाँ से दौड़ जाता है। मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं। मैं जो बच्चा शिकायत लगाने आया था उसके सारों जाता हूँ कि आपने झूठ बोला, वहाँ पे तो कोई था ही नहीं, हालांकि वहाँ पे था, मुझसे मेरी वजह से रिपेल होके दौड़ गया। तो अगर सबूत चाहिए तो मुझे ना भेजें, उसे भेजें जिसको देखकर वो दौड़े ना, अपना काम करता रहे, उससे वो असर ना ले, उससे वो मुतासर ना हो वो स्टूडेंट ही, ताकि वो उसको देख के जनबियत का इजहार भी ना करे। तो ऐसे ही टेस्ट चार्ज शुड बी स्मॉल इन नेचर। उससे क्या होगा? ये यूनिट चार्ज हम कहते हैं, यूनिट यहाँ पे सैंपल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, बस ये वेरी स्मॉल इन नेचर होता है, क्यू नॉट से लिखते हैं इसे हम आमतौर पे। अब ये चूंकि छोटा है, तो ये जब इससे करीब जाएगा फोर्स लगेगी, ये रिपेल होके वापस आ जाएगा, उल्टे कदम को वापस आ जाएगा। तो अब ये पता चलाएगा कि यहाँ पे कुछ था जिसने मुझे रिपेल कर दिया। इस तरह से ये इसकी मौजूदगी का पता चला देगा, मौजूदगी का पता चलाएगा और हमें बताएगा। तो बेटा जी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चार्ज की नेचर या उसके फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम टेस्ट चार्ज इस्तेमाल करेंगे। इट शुड बी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड सो दैट इट मस्ट बी इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू फील्ड ऑफ द चार्ज टू बी टेस्टेड। इसे मुतासर होना चाहिए, ये उसको मुतासर ना करके आ जाए। तो ये जब इसके करीब जाएगा, रिपेल होके वापस आ जाएगा, हम कहेंगे यहाँ पे कोई था। अब हमें ये पता चल गया कि जिस चार्ज को आप चेक करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज है। कैसे पता चला? टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था, तो अगर इसने टेस्ट चार्ज को रिपेल किया है, इसका मतलब सेम नेचर का है, तो पता चल गया कि वो भी इसी नेचर का है, वो भी पॉजिटिव है। अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेता, फिर भी हमें पता चल जाता। टेस्ट चार्ज की नेचर का पता होना चाहिए, टेस्ट चार्ज की नेचर का पता होना चाहिए, तब ही अगर ये रिपेल होगा तो दूसरा इसके जैसा है, अट्रैक्ट होगा तो दूसरा इसके अपोजिट है। अब टेस्ट चार्ज की नेचर का आपको पता होना चाहिए, तो क्या हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें या जो मर्जी रखें, हम हमेशा इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है।
क्यों? ये हमने, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप पॉजिटिव रखें, टेक्निकली लॉजिकली आप नेगेटिव भी रख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव हमेशा रखने से क्या फायदा होगा कि पक्का पता होगा कि ये तो पॉजिटिव है, और अगर ये द चार्ज टू बी टेस्टेड उससे रिपेल होके आ जाए तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है, और अगर ये अट्रैक्ट हो जाए उससे तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव है। वैसे तो अगर टेस्ट चार्ज आप नेगेटिव रख लेंगे तब भी आपको नेचर का पता है, दूसरे चार्ज की नेचर का तब भी पता चल जाएगा, लेकिन एक बात है, जब हम हमेशा टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव रखेंगे और पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल करेगा तो हम क्या कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज हैज रिपल्सिव फील्ड। हालांकि ये पॉजिटिव के लिए रिपल्सिव है, नेगेटिव के लिए तो अट्रैक्टिव है, तो रिपल्सिव फील्ड कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा टेस्ट चार्ज को रिपेल ही करेगा, कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, हमेशा रिपेल करेगा। तो अगर ये यही टेस्ट चार्ज नेगेटिव चार्ज के करीब लेके आए तो नेगेटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा, तो हम कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज हैज अट्रैक्टिव फील्ड। तो बेटा जी अब पॉजिटिव चार्ज का रिपल्सिव फील्ड है और नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्टिव फील्ड है, एक का अट्रैक्टिव फील्ड है और दूसरे का रिपल्सिव फील्ड है। तो टेस्ट चार्ज की मदद से हम इसको टेस्ट करेंगे या चेक करेंगे। तो बात ये है कि आपने ये तो चेक कर लिया कि द चार्ज टू बी टेस्टेड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अब वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी ज्यादा है। आप इस पॉजिटिव चार्ज के करीब एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, ये छोटा सा नन्हा मुन्ना शरीफ सा, ये इसे रिपेल करता है, कितनी फोर्स के साथ रिपेल करता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस यूनिट चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी इसका फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा है। ई से लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1/q के साथ, तो रिजल्टेंट वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है, टेस्ट चार्ज पर जिधर को फोर्स लग रही है इस वेक्टर की डायरेक्शन जिधर को है इसकी उधर को ही होगी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड किधर को है, रिपल्सिव है, टेस्ट चार्ज को धक्का मारता है ऐसे अवे फ्रॉम इटसेल्फ, ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी सिमत में है, अट्रैक्टिव फील्ड है, टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को है, ऐसे करके। तो फोर्स जितनी ज्यादा लगेगी फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो जाहिर बात है कि करीब फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी। लो जी मोअज़्ज़ज़ खातिन हज़रात, अब ये चार्ज क्यू था जिसको टेस्ट करना था, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट था, नाम आप कोई और भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/q नॉट, तो ऐसी आ गई। इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कौन सी है, कूलम फोर्स है। क्या फॉर्मूला है, इनके दरमियान मीडियम वैक्यूम ही कंसीडर कीजिए अभी के Q1 Q2 Q नॉट ओवर R स्क्वायर, और R यूनिट वेक्टर फोर्स की सिमत में यूनिट वेक्टर होगा। तो बेटा जी Q नॉट से Q नॉट कट गया, E इज इक्वल टू के Q ओवर R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। लो जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल आया, K की जगह पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। अगर मीडियम वैक्यूम की बजाय कोई और है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख देंगे एप्सिलॉन R, बटा के नीचे वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, फील्ड की स्ट्रेंथ जरा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फोर्स लगना भी कम हो जाएगी। तो जनाब ये तो हो गया जी, यूनिट क्या होंगे इसके, फोर्स न्यूटन बटा चार्ज कूलम, न्यूटन पर कूलम यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। डायमेंशन अब आप निकाल सकते हैं, बेस यूनिट निकाल सकते हैं, ये आपने काम करना है। कोई मसला पेश आए तो पूछ लीजिएगा। हाँ जी, तो जनाब अब ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आम तौर पे ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। लो जी आप जब तक सोचें, इधर उधर झाती मारें सज्जे खब्बे, मैं जब तक ये काफी सारे डॉट्स लगा लूं। सेकंड ईयर अब आपकी शुरू हो गई है, तो हालात जैसे भी हों बराए मेहरबानी काम करना मत छोड़िए।
मेहनत करने वाले ही आगे निकलेंगे, बाकी जो तेरे मेरे जैसे हैं भाजी भैन जी वो यहीं पे रोते रह जाएंगे इस इंतज़ार में कि सानू कोई हथों फड़ के ही ले जाए तो फिर ही हम जाएंगे आगे ज़िंदगी में। ऐसे नहीं होता, अपनी जंग खुद लड़ना पड़ती है बेटा जी। लो जनाब, हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। जहाँ पे डॉट की स्ट्रेंथ या डॉट की डेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ डॉट्स पर यूनिट एरिया ज्यादा है, वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जहाँ पे कम है वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। इस तरीके में आपने देखा कि डॉट लगाने में मसला होता है, जरा काफी टाइम भी लग जाता है, और फील्ड की स्ट्रेंथ तो रिप्रेजेंट हो जाती है। इन डॉट से ये नहीं पता चलता है कि फील्ड अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो इसके लिए हम एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं, देखते रहिए। वो अगली किस्त में मैं देखूं जरा कौन कौन लेक्चर अटेंड कर रहा है, तो बाकी इंशाल्लाह अगली किस्त में। थैंक यू वेरी मच।